नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल पाराशर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। इस सेशन के में हम बात करने वाले हैं योगिक प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स फॉर हेल्दी लिविंग। इससे पहले हमने फाउंडेशन ऑफ योगा वाले सेशन के अंदर अष्टांग योग के बारे में देखा था, परंतु अष्टांग योग के 8 अंगों के अलावा भी योग में बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यास हैं जिनके द्वारा हम हमारे मन को और हम हमारे शरीर को स्वस्थ और शुद्ध और पवित्र रख सकते हैं। इसी पर आधारित यह सेशन है। इस सेशन में हम देखेंगे कि किस किस टाइप की और प्रैक्टिसेस योग के अंदर मिलती हैं, जिनका कि हमें अभ्यास द्वारा अपने नैतिक जीवन, अपने निजी जीवन के अंदर उपयोग करना चाहिए। इन सब की हमें आवश्यकता कहाँ है और किस प्रकार से हम इनका उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए हमें हमारे जीवन में वेलनेस के डायमेंशंस को भी एक बार देखना जरूरी है। जब हम उन डायमेंशंस को देख पाएंगे तो हम इनकी अलग अलग उपयोगिता के बारे में भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक बार हम वेलनेस के डायमेंशंस को देखते हैं, जिसमें फिजिकल हेल्थ, फिजिकल वेलनेस, सोशल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, ऑक्यूपेशनल, मल्टीकल्चरल, एनवायरमेंटल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल वेलनेस आती है। वेलनेस या भली प्रकार से रहना, ये सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल या मेंटल स्टेटस ही नहीं है, ये आपके सोशल, इमोशनल, ऑक्यूपेशनल, इन सारी कंडीशंस के अंदर भी है। इसीलिए हमने योग की जिस डेफिनेशन को सबसे अधिक महत्व दिया था वो डेफिनेशन थी योगः कर्मसु कौशलम। तो इन्हीं सारे वेलनेसेस के डायमेंशंस को प्राप्त करने के लिए हम देखते हैं कि योग हमें क्या शिक्षा देता है। योग के अंदर स्पेशली हठ योग के अंदर सप्त साधनों का वर्णन किया गया है। सप्त साधनों के अंदर षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि आते हैं और इन सभी का अलग अलग फलश्रुति भी है। जैसे षटकर्म शोधन करता है हमारे शरीर का, कि सभी नाड़ियों को, सभी शोधनों को शुद्ध करता है। आसन से दृढ़ता आती है, मुद्रा से स्थिरता आती है, प्रत्याहार से धैर्य आता है, प्राणायाम से लघुता आती है, ध्यान से प्रत्यक्ष होता है ज्ञान का भी, और जिस भी कर्म को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें अपनी एकाग्रता इतनी हो जाती है कि हम यह पता लगा पाते हैं कि इसके आउटकम्स क्या होंगे, और समाधि से निर्लिप्तता आती है। इसका भी हमारे दैनिक जीवन में, स्पेशली जब हम नैष्टिक की चिकित्सा की बात करते हैं या हम अल्टीमेट हेल्थ की बात करते हैं, तो समाधि की भी आवश्यकता हमें होती है। इन्हीं के बारे में हम अलग अलग यहाँ पर बात करते हैं। षट कर्म के अंदर नेति, धोती, नोली, कपालभाति, बस्ती और त्राटक, ये सभी कर्म आते हैं। नेति हमें, जैसा कि ज़्यादा हम लोगों ने देखा भी है, सुना भी है, नेति हमें ऊर्ध्वजत्रु के रोगों से, अर्थात हमारे इस चेहरे और चेहरे से ऊपर वाले रोगों से हमें बचाती है, जिसके अंदर हम सूत्र नीति या जल नीति के माध्यम से अपने ऊर्ध्वजत्रुअंग के का शोधन करते हैं। धोती हमारे एब्डोमन के पार्ट को शुद्ध करती है। नोली हमारी एब्डोमन मसल्स की एक एक्सरसाइज है, जिसके द्वारा कि हम हमारी सारे वाइटल ऑर्गन्स जो कि एब्डोमिनल कैविटी में अवेलेबल हैं, उन सभी की बहुत अच्छे से मसाज होती है और वो ठीक वैसे ही काम करती है जैसे कि स्पंज ब्लड को, जैसे एक स्पंज पानी को सक करता है और फिर वापस जब हम उसे प्रेस करते हैं तो वो वापस से सारे पानी को रिलीज कर देता है। ठीक इसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर यह वहाँ के ब्लड फ्लो को बढ़ा करके उनको एक नई ऊर्जा और एक नई ताकत देता है। कपालभाति के बारे में सभी लोग जानते हैं। हमारी सभी नाड़ियों के शोधन के साथ साथ मस्तिष्क का भी शोधन कपालभाति के द्वारा किया जा सकता है। बस्ती जो क्रिया है, इसके द्वारा हम हमारे लोअर एब्डोमन और स्पेशली वात दोष के ऊपर वात दोष को भली प्रकार से अपने शरीर के अंदर रख सकते हैं और लोअर एब्डोमन के साथ साथ शरीर के निचले वाले भाग पर इसका अधिक स्वास्थ्यकर प्रभाव होता है। और त्राटक हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है। यह एक ध्यान की भी विधि है और इसके द्वारा हम हमारी संकल्प शक्ति और मन की किसी भी कार्य को करने की क्षमता का भी विकास कर सकते हैं। इसके बाद आता है आसन। आसन के बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्थिर सुखम आसनम, यह इसकी प्राइमरी डेफिनेशन है, जिस स्थिति में व्यक्ति स्थिरता और सुखपूर्वक बैठ सके लंबे समय तक, यही आसन कहलाता है। आसनों का नियमित अभ्यास
शरीर एवं मन को संतुलित रखता है, शरीर को लचीला बनाता है, मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न करता है, आंतरिक अंगों की मालिश करता है तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों को सक्रिय बनाता है। इसके अभ्यास से शरीर में स्थित सभी तंत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे सभी तंत्र सुचारू रूप से कार्य करते हैं। आसनों के अभ्यास से शरीर स्वस्थ रहता है। साथ ही साथ आसनों का अभ्यास शरीर को दृढ़ता भी प्रदान करता है। हठयोग के ग्रंथों में कहा भी गया है कि आसनेन रुजोहन्ति आसनेन भवेद दृढ़म। आसनों के बाद हठयोग में जो उपयोगी है वह है मुद्रा। मुद्रा के अभ्यास से स्थिरता की प्राप्ति होती है, ऐसा विभिन्न ग्रंथों में लिखा हुआ है। मुद्रया स्थिरता चैव, स्नायु संस्थान को अपने वशीभूत करके इच्छित ऊर्जा का उत्पादन एवं प्रयोग करना, यही इस मुद्रा का मूल रूप से उद्देश्य है। और मुद्रा न केवल हाथों की ही होती है, इसके अलावा हमारे बैठने के और लेटने के डिफरेंट पोस्चर्स को भी मुद्रा के रूप में माना गया है। और यह मुद्रा निश्चित रूप से एक केंद्रित ऊर्जा को उत्पन्न हमारे शरीर के अंदर करती है, जिससे कि हम अपने पंच महाभूतों के साथ साथ जिस टाइप का अपने बॉडी के अंदर चेंजेस चाहते हैं वैसा हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ मुद्राओं के बारे में दिखा भी रहे हैं। ये सामान्य मुद्राएं हैं जो हाथों से करने योग्य हैं। इसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्राण और आयाम, अर्थात प्राणों पर नियंत्रण। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद है प्राणायाम। यह प्राणायाम की प्राइमरी डेफिनेशन है, अर्थात श्वास और प्रश्वास की गति को विच्छेदित करना या रोकना, या जैसा हम चाहें उस प्रकार से उनको मॉडिफाई करना, यह प्राणायाम कहलाता है। और प्राणायाम से अज्ञान का आवरण हटता है। हमारे सारे नाड़ी संस्थान के जो स्रोतस हैं वो सभी उन सभी का शोधन होता है और व्यक्ति का मन समाधि और कैवल्य की ओर बढ़ता है। प्राणायाम के सूर्य, भेदी, उज्जाई, शीतकानी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, इस प्रकार के 8 प्रकार के प्राणायाम जो कि हमें दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं योग के ग्रंथों में और योग के लोगों से सुनने को मिलते हैं, इस प्रकार से होते हैं। और इन सभी के अलग अलग थेरेपेटिक यूज भी है। प्राणायाम के बाद एक प्रत्याहार शब्द आता है, जिसका कि शायद दैनिक जीवन में बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, परंतु प्रत्याहार ही है जो हमारे अंदर से लोभ और परिग्रह, इन दोनों को हटा करके हमें परमानेंट स्वस्थ बनाए रखने के लिए अपनी भूमिका अदा करता है। योग ऐसा कहता है कि पहले हमें मानसिक व्याधि होती है और या मानसिक दोष शरीर के अंदर बढ़ते हैं, मन के अंदर बढ़ते हैं, और फिर बाद में लेटर उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर आता है। और इसीलिए स्पेशली आयुर्वेद के अंदर भी सभी रोगों का मूल कारण परिग्रह को बताया गया है। और इस परिग्रह या लोभ या अपने प्रति ज़्यादा ओवर कॉन्शियस होकर के अपनी सुख सुविधाओं के बारे में सोचना, इन सब चीज़ों से जब व्यक्ति विमोहित होता है तब जाकर के कहीं उसको अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। प्रत्याहार का मतलब यही है कि मन जो चंचल है, जो इधर उधर भागता है, उसको अपने अपने विषयों से हटा करके और किसी एक बिंदु पर एकाग्र करना, या अपने अपने विषयों से हटा करके उसको एक स्थान देना जहाँ पर कि वो परिग्रह, लोभ, ईर्ष्या, राग, द्वेष, इन सभी से मुक्त होकर के रह सके। यही प्रत्याहार है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया भी है कि मधुर, अम्ल और इन रसों को हमें महसूस तो करना चाहिए, पर इन किसी भी रस के प्रति हम आकर्षित न हो। यही सिंपल लैंग्वेज के अंदर प्रत्याहार है। ध्यान। योग में आसनों के बाद अगर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कोई प्रचलित प्रैक्टिस है तो वह है ध्यान। पर वास्तविकता में ध्यान है क्या? ध्यान है हमारे मन की एकाग्रता को किसी एक बिंदु पर लगातार बनाए रखना, और इससे अंतर्चक्षु के सामने, मन दृष्टि के सामने वो जो विषय है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। ध्यान 3 प्रकार का बताया गया है, स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान में इष्ट देव की मूर्ति आदि का ध्यान किया जाता है। ज्योतिर्मय ध्यान के अंदर ज्योति रूप ब्रह्म का ध्यान किया जाता है, जबकि बिंदुमय ध्यान के अंदर जो हमारे कुंडलिनी चक्र के बारे में आपने सुना होगा, जो हमारे शरीर के अंदर नाड़ी व संस्थान के अंदर कुंडलिनी चक्र हैं, उन अलग अलग चक्रों पर अलग अलग प्रकार के रंगों के द्वारा, अलग अलग प्रकार के मंत्रों के द्वारा ध्यान किया जाता है, जिससे कि वो खुल सकें और हमारे अंदर जो हमारी जीवनीय ऊर्जा है उसका संचार अधोगति से उसका संचार ऊर्ध्वगति की ओर होने लगे। और ध्यान
शायद एक ध्यान ही वो विधि है जो कि योगः कर्मसु कौशलम इस सिद्धांत को परिपालित करती है। आप अगर एक सिंपल किसी गेम के अंदर, किसी खेल के अंदर भी, या फिर आप अपने दैनिक जीवन में किसी कर्म के अंदर भी अगर एकाग्र नहीं है, अगर ध्यानपूर्वक नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसके अंदर कुछ ना कुछ गलतियां होने ही वाली हैं। यह बिल्कुल सही है। उससे बचने के लिए ही हमें ध्यान की प्रैक्टिस करनी चाहिए और ध्यान के द्वारा ही हम हमारे दैनिक जीवन को बहुत अच्छे से रख सकते हैं। इसके बाद हमारी जो अगली प्रैक्टिस है वह है समाधि। समाधि सुनने में एक बहुत बड़ा शब्द लगता है कि क्या समाधि तक हमें पहुंचा जा सकता है, पर ध्यान की, प्रत्याहार की, प्राणायाम की, इन सभी की रेगुलर प्रैक्टिस उस अवस्था तक पहुंचा सकती है। उस अवस्था तक नहीं भी पहुंचे तो भी यह इतनी क्षमता तो निश्चित रूप से जागृत कर सकती है, जिसको कि हम आयुर्वेद के अंदर नैष्ठिकी की चिकित्सा कहते हैं, कि हम निर्लिप्त होकर के, हमने शुरू में देखा था कि समाधि निर्लिप्तता लेकर के आती है। निर्लिप्त होकर के निष्काम कर्म करने की प्रेरणा हमें समाधि से या ध्यान की उच्चतम अवस्था से प्राप्त होती है। समाधि का अर्थ होता है तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि, अर्थात तब केवल और केवल अर्थ मात्र का ही आभास होता है, स्वयं का स्वरूप शून्य हो जाता है। और ऐसी अवस्था के अंदर हम किसी को भी अपने से भिन्न नहीं मान पाते। किसी भी जड़ और चेतन, इन सभी जीवों के अंदर, चराचर जगत के अंदर हमें अपने से अभिन्नता नजर आती है। तो जब हमें लगेगा कि सामने वाला भी वही है और मैं भी वही हूँ, तो मैं क्यों उससे राग करूँगा, क्यों उससे ईर्ष्या करूँगा, क्यों उससे द्वेष करूँगा, मैं क्यों अपने लिए स्पेशली कुछ सामानों को ऐसा इकट्ठा करूंगा जो दूसरे के हक को मारें। और अगर ऐसी व्यवस्था इस पूरे मानव जगत के अंदर बन जाए तो आप मान के चलिए कि निश्चित रूप से सोशल वेलबींग और मेंटल वेलबींग और स्पिरिचुअल वेलबींग की एक सतत धारा इस पूरे विश्व पर पैदा की जा सकती है। और यही सिद्धांत भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने और योग के विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने फिलोसफी से समझाने की कोशिश की है। यहाँ तक कि अहिंसा आदि का भी दृढ़ता समाधि के उपरांत ही आती है, क्योंकि हम उसी से पता लगा पाते हैं कि जो मैं हूँ वही यह सारा संसार है और जो सारे संसार में है वही मेरे अंदर है। यही हमारे आयुर्वेद की नैष्ठिकी चिकित्सा कहलाती है। मुझे लगता है कि यह सेशन आपको योग की प्रैक्टिसेस के बारे में एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे पाएगा। इन सभी प्रैक्टिसेस की अलग अलग विधि है और उन सभी का पालन करके हम हमारे दैनिक जीवन को स्वस्थ, सुखी और मन को और हमारे मस्तिष्क को बहुत ही अच्छा एकाग्र करके किसी भी काम के अंदर सफल हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।